क्या कोई सत्ता, कोई सरकार इतनी क्रूर हो सकती है, इतनी अहंकारी हो सकती है कि एक निर्वाचित सरकार को, जिसको दिल्ली की जनता ने 3 बार लगातार सत्ता सौंपी और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी 27 साल से सत्ता से बाहर थी और केंद्र में उनकी 11-12 साल से उनकी सरकार थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि पूरे देश में तो हमने एक एजेंडे में के तहत सत्ता कब्जा कर ली या सत्ता हासिल कर ली, लेकिन दिल्ली, उनको जो लगता था कि आंख में किरकिरी लगती थी कि दिल्ली में हमारी सरकार क्यों नहीं है। दिल्ली में उनके पास कोई लीडरशिप नहीं थी और मोदी जी और उनके जो पूरा तामझाम था वो दिल्ली में था। तो ये जो चीजें हुई और एक ऐसे केस में दिल्ली की अदालत ने फैसला सुनाया कि जिसमें मुझे लग रहा है कि एक बेमिसाल फैसला आजादी के बाद, और अदालत के जो माननीय न्यायाधीश हैं उन्होंने जो टिप्पणियां की कि बेकसूर लोगों को जो केस ही नहीं बनता, जिन धाराओं में दिल्ली की जो शराब नीति बनाई गई, उस शराब नीति की जो पारदर्शिता थी उसको बरकरार रखने के लिए दिल्ली की सरकार ने शराब नीति बनाई थी और उसको पूरा हर लेवल पर उसमें चर्चा और विमर्श किया गया। लेकिन उसके बाद भी एक, जैसे आम आदमी पार्टी का कहना है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली की जो अदालत का फैसला हुआ उस पर जो उन्होंने टिप्पणी की, उसको लेकर के ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार, मोदी सरकार जिस लेवल पर, जिस स्तर पर उतरी है, उसको उसकी लेकर के पूरी दुनिया में, पूरे देश में बहुत जबरदस्त गुस्सा है। उन लोगों को भी गुस्सा है जो आम आदमी पार्टी की नीति से असहमत हैं या आम आदमी पार्टी के से अलग हैं या उनको अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानते हैं। उन सब लोगों ने, मुझे लग रहा है कि कल के फैसला का स्वागत किया। मैं आज, मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो पत्रकारिता से आए, हमारे सामने आए, पत्रकारिता करते वो सामाजिक सेवा में आए, फिर वो राजनीति में आए और एक ऐतिहासिक काम, उनको जो देश में याद किया जाता है और मुझे लग रहा है एक प्रतीक के तौर पर कि उन्होंने दिल्ली की जो लचर शिक्षा व्यवस्था थी, दिल्ली के स्कूलों की हालत थी, उनको उन्होंने मॉडर्न स्कूल्स जो होते हैं उसमें तब्दील किया। मैं आज इस बातचीत में मनीष सिसोदिया जी का स्वागत करूंगा। मनीष सिसोदिया जी उन लोगों में थे जो, जिनको कई 2-2.5 साल मुझे लग रहा है जेल में रहना पड़ा और बेकसूर, बिना किसी जुर्म के, बिना किसी कसूर के, जिन्होंने शिक्षा में काम किया, जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में बेहतरीन काम किया, एज ए उप मुख्यमंत्री होने के नाते भी उन्होंने बेहतरीन काम किया, जनता में बहुत लोकप्रिय थे और अरविंद केजरीवाल सरकार के सबसे लोकप्रिय चेहरों में थे मनीष सिसोदिया, जिनको घर घर में लोग शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से, बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था के लिए याद करते हैं। मैं, आपका स्वागत है हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से। आबकारी विभाग भी आपके पास था और इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपको टारगेट भी किया गया। एक कारण था क्योंकि आपसे प्रतिद्वंद्विता शिक्षा में जो आपने बहुत अच्छा काम किया वो एक हिडन एजेंडा था, लेकिन आबकारी में चूंकि आबकारी विभाग एक अतिरिक्त तौर पर आपके पास था और मुख्यमंत्री ने आपको जिम्मेदारी दी थी, आप कैसे ये सारे जो षड्यंत्र है, ये जो जिसको कोर्ट ने जिसका पर्दाफाश कर दिया, आपको ये कैसे शुरू हुआ? क्या इस पर आप कुछ बताएंगे, प्रकाश डालेंगे ताकि हम आगे चर्चा शुरू करें? मनीष सिसोदिया साहब। थैंक यू उमाकांत जी। देखिए, 26 जनवरी 2023 जी, उससे पहले लगभग 10 साल से मैं रोजाना सुबह उठता था और एक स्कूल जाने के बारे में सोचता था। ये सोचता था कि उस स्कूल में वो काम चल रहा है, उस पाठ्यक्रम पे वो काम चल रहा है, जो नई यूनिवर्सिटी बनाई है उसमें ये काम चल रहा है। दिल्ली के करीब 44 लाख बच्चे, मैं उनके भाई, उनके पिता, उनके गार्जियन के रूप में सोचता था। रोजाना सुबह उठ के मैं स्कूल जाता था, मेरी मीटिंग्स होती थी, मेरी दिन रात की थिंकिंग यही थी। लेकिन 26 फरवरी 2023 को मुझे सीबीआई ने अरेस्ट किया और 27 फरवरी 2023 को मुझे माननीय अदालत के सामने पेश किया और कहा कि आदमी चोर है, ये कॉन्स्पिरेटर है, ये किंग पिन है, ये बहुत बड़ा घोटालेबाज है, घपलेबाज है। जी, पीड़ा थी मन में।
ठीक 3 साल बाद 27 फरवरी 2026 को मैं उसी कोर्ट में उसी जगह खड़ा था और इमोशनल मसला था। मुझे ऑनरेबल कोर्ट के शब्दों से सुनने को मिल रहा था कि आई डिस्चार्ज यू। ओके। उसी जगह तारीख भी वही थी, बस 3 साल निकल गए थे। तो मैं कल से सोच रहा हूं, जब से ये फैसला आया है, कि ये सब क्यों हुआ। और मेरा मतलब मन, मेरा सारी समझ जितनी भी है, घूम घूम के इसी बात पे टिकती है कि देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कोई ऐसी पार्टी आई जिसने कहा कि भाई देश में हर बच्चे के लिए अच्छे स्कूल बनाने चाहिए और हम बना सकते हैं। 5 साल में दिल्ली में हमने करके दिखाया कि केवल नियत चाहिए, राजनीतिक नियत चाहिए। अगर राजनीतिक नियत होगी तो 5 साल के अंदर अंदर किसी भी राज्य के स्कूलों की तस्वीर बदल सकती है। ये हमने दिल्ली में करके दिखाया। अगर राजनीतिक नियत होगी तो अस्पताल अच्छे हो सकते हैं, ईमानदारी की सरकार चल सकती है। ये हमारी कमाई थी जी। और इसी की बदौलत 2-3 चुनाव में नरेंद्र मोदी जी हमको हरा नहीं पाए। काम हो रहा था, दिल्ली की जनता कह रही थी भाई काम कर रहा है केजरीवाल, हम तो वोट देंगे उसको। तब मोदी जी को लगा कि भाई केजरीवाल को हराने का एक ही तरीका है कि इसके ऊपर जो भरोसा लोग करते हैं कि ईमानदार आदमी है, ये काम करता है, इसके काम रोको, इसको जेल में डाल दो और इसके ऊपर बेईमानी का ठप्पा लगाओ। अब देखिए आज की तारीख में व्हाट्सएप इंडस्ट्री चलती है, सोशल मीडिया के फायदे नुकसान दोनों ही हैं। आप ठीक है, लोग आप पे भरोसा करते हैं, जानते हैं, आपको समझते हैं, लेकिन वो जो नजदीक रहते हैं, जो व्हाट्सएप पे देखते हैं, उनके पास हर तरह के व्हाट्सएप आते हैं। तो कहीं ना कहीं परसेप्शन की एक लड़ाई में उन्होंने इसको मुद्दा बनाया और एक चुनावी लड़ाई में ईडी और सीबीआई को झूठे केस में कहानी बना बना के इस्तेमाल किया। जो हुआ सो हुआ। हमने 2025 का परिणाम भी देख लिया चुनाव का। मकसद तो यही था उनका, हमें चुनाव हराना। उन्होंने चुनाव हरा दिया। उसके बावजूद दिल्ली की जनता ने हमें 43% वोट दिया, उनको 44% दिया, मतलब 1.8% का डिफरेंस था। आपने भी देखा रिजल्ट। मैं कल से सोच रहा था और कई बार मेरे मन में ख्याल आया कि अगर ये रिजल्ट, अगर ये कोर्ट का फैसला चुनाव से 10 दिन पहले आ गया होता, बिल्कुल 1 हफ्ते पहले आ गया होता, आप यकीन मानिए आम आदमी पार्टी को कम से कम 10 से 15% वोट एक्स्ट्रा मिलने थे। बिल्कुल सही। इनकी यही साजिश थी। ओके। और 10 मतलब 1.5% के अंतर पे सीटों का अंतर आप देख रहे हो कि कितनी ज्यादा मिली। अगर हम 10 से 15% अप हो जाते तो हमारी सीटें कितनी होती हैं आप कल्पना कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश इस देश में रची गई, जो आजाद देश के इतिहास में किसी केंद्र में बैठी पार्टी ने किसी राज्य में बैठी हुई पार्टी की, अपोजिशन की पार्टी के साथ पहली बार इस लेवल की रची। पर ना नरेंद्र मोदी भगवान है और ना नरेंद्र मोदी संविधान है। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उनकी सारी हरकतों के बावजूद इस देश का संविधान जीता। और अल्टीमेटली ये प्रूव हुआ कि नरेंद्र मोदी भगवान नहीं है, उनका कहा अंतिम वाक्य नहीं हो सकता। इस अस्तित्व में भगवान का अस्तित्व है, ईश्वर है, ईश्वर के नियम से चलती है। मनीष जी, जो कोर्ट ने कल फैसला सुनाया उसमें ये कोर्ट ने इंगित किया कि जिस सीबीआई या जिस सरकारी अधिकारी ने, जांच एजेंसी के अधिकारी ने गलत फंसाया, कॉन्स्पिरेटर था जो फंसाने वाला था, आपको नहीं लगता कि वो तो एक सहमत था, वो जो अफसर है उसका तो एक फेस था, फंसाने वाले तो पीछे बैठे हुए थे। अगर उस अफसर को टारगेट करने के लिए या उसके खिलाफ जांच करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है, तो जांच का जो शिकंजा है वो तो बड़े लोगों तक पहुंचेगा, वो तो मोदी जी तक पहुंचेगा, जो जिनकी आप चर्चा करें, अमित शाह तक पहुंचेगा, क्योंकि वो तो एक खिड़की है, विंडो है। बिल्कुल। देखिए, उनकी भी जिम्मेदारी है, सीबीआई और ईडी के अफसरों की भी जिम्मेदारी है। उनको नरेंद्र मोदी की नौकरी करने के लिए और नरेंद्र मोदी का हुक्म बजाने के लिए अपॉइंट नहीं किया गया, उनका पॉलिटिकल हुक्म बनाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी को भगवान मान के चलने के लिए सीबीआई अफसर और ईडी के अफसर अपॉइंट नहीं किए जाते हैं। उनको अपॉइंट किया जाता है कि आपके संज्ञान में कोई मामला लाया जाएगा तो आप एक्शन लेंगे, और अदालतों तक उनको सच लेके जाना होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अदालतों तक सच लेके नहीं गए। कल कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने मुकदमे के जजमेंट की सुनवाई से पहले उनके ऊपर जो टिप्पणियां की कि आपने कोर्ट से झूठ बोला, आपने कोर्ट से तथ्य छिपाए, आपने
पॉलिटिकल तरीके से इस देश के साउथ इंडियन स्टेट्स की आइडेंटिटी को जी क्रिमिनल बनाने की कोशिश की, उनको साउथ लॉबी वर्ड देके। जी कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणियां की हैं सीबीआई के अधिकारियों के कंडक्ट पे, जी। तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ऑफ कोर्स जी उनको चलाने वाले लोग, जिसको देश ने प्रधानमंत्री बनाया, जिससे उम्मीद की कि भाई आप प्रधानमंत्री बने तो स्कूल का ध्यान रखिएगा, अस्पताल खुलवाइएगा, नौकरियां बनवाइएगा, व्यापार के अवसर सुनिश्चित करिएगा, किसानी खेती सुनिश्चित करिएगा कि हम फ्लरिश हो सकें। उन्होंने वो तो किया नहीं। उन्होंने क्या किया? सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर करके सोशल एक्टिविस्ट को, पत्रकारों को, नेताओं को जेल में भेजा। कल का जजमेंट सिर्फ मेरे लिए, अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है सर। ये बताइए मनीष जी कि आप लोगों से कई दौर की ईडी ने, सीबीआई ने पूछताछ की, कई लोगों का व्यवहार भी आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा, कई लोगों का खराब बदतमीजी भरा लगा होगा, जैसे आमतौर पर होता है, जैसे थानों में, पुलिस से पूरे देश में होता है। आपको लगा कि निजी बातचीत में जब आप इन्वेस्टिगेशंस के प्रोसेस में होते थे, आपके घरों में रेड पड़ी, इनकी रेड पड़ी, और आपका जब आमना सामना होता था, और ऐसे जैसे हम और आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो क्या ऐसे बातचीत में इनफॉर्मल बातचीत होती थी आपको ईडी सीबीआई के अफसरों से? वो क्या कहते थे आपसे? नहीं, सारे मानते थे केस गलत है। अच्छा। उनमें से कुछ लोग जो उनके बहुत ज्यादा चमचे थे, वो खुल के कह रहे थे क्यों चक्कर में पड़े हुआ, सड़ा सड़ा के मारेंगे ये लोग। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, हम तो जंतर मंतर से निकले हुए लोग हैं। अच्छा। हम तो जंतर मंतर पर अखबार बिछा के सोते थे। ओके। जेल में कम से कम दही मिल जाती है बिछा के सोने के लिए। तो मतलब यही इनके तरीके हैं ना। आपने पिछले 10 साल में देखा ही है देश में कि कैसे सीबीआई और ईडी के हवाले से, चाबुक से व्यापारियों से चंदा वसूला गया, विपक्ष को तोड़ा गया। पर हमें लगा यार इसके लिए थोड़ी पार्टी बनाई थी जी, और कहीं ना कहीं बाबा साहब ने संविधान दिया है, उस पर भरोसा था, भगवान पे भरोसा था, और हमारा दिल जानता था कि सच्चाई है। बिल्कुल सही बात है। रोए हम, मतलब मेरा परिवार रोया, मेरा बेटा रोया, मेरी वाइफ रोई। लगभग 2 साल का समय आसान नहीं होता जी। एक पत्नी के लिए, एक महिला के लिए जो बीमार है, वो घर पे अकेली थी। बिल्कुल। हमारा बेटा दूर एक हॉस्टल में बैठ के अकेला, कैसे वो समय बिताता होगा मेरे लिए बताना भी मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। और उस सबके बीच एक अच्छी चीज ये है कि कई बार उमाकांत जी लगता भी था, मतलब जब आप अंदर से बात करते हैं तो आपके मन में 1000 तरह के विचार उठते ही हैं। बिल्कुल सही बात। लगता था यार हम जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, इसमें अंत में कहाँ सुनवाई होगी भगवान से पहले जी। अंत में कोई है कि नहीं सुनेगा? कल भरोसा हुआ कि नहीं जी। इस देश में अलग अलग कुर्सियों पे ऐसे लोग भी बैठे हैं, ऐसे लोग भी बैठे हैं जो किसी सरकार के कहने पे फर्जी केस बना देंगे, लेकिन ऐसे लोग भी बैठे हैं कि किसी सरकार, किसी तानाशाह के कहने पे बनाए केस को उठा के फेंक देंगे कि तुम मुकदमा लाएंगे। मनीष जी, ये जो केस बनाया गया, केवल ये शराब का केस जानबूझ के बनाया गया क्योंकि उनको लगता था कि शराब के केस में आपको झूठे केस में फंसाने की ज्यादा गुंजाइश है, उसमें साउथ लॉबी को पकड़ा जा सकता है, इधर लॉबी उधर लॉबी। ये क्या इसके पीछे आपको लगता है कि कोई स्पेशल जिसको कहते हैं एजेंडा था कि शराब वाले मामले? देखो हर तरह से शिक्षा का विभाग भी आपके पास था, तो ये इन्होंने चुनाव प्रचार किया कि शिक्षा भी एक दिन में शिक्षा दो, रात को शराब पिलाओ, ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं। देखो इन्होंने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन्होंने मेरे पास आरोप लगाए मेरे ऊपर कि मैंने कमरे ज्यादा बनवा दिए जी। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि आपने कमरों के सामने स्टील की रेलिंग क्यों लगा दी, अच्छी सीढ़ियां लाइब्रेरी क्यों बनवा दी। इस पर भी इन्होंने मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराई जी। इन्होंने मेरे ऊपर तरह तरह की इन्वेस्टिगेशन करा रखी है। तो ये एक ऐसी चीज थी शराब की बिक्री जिसपे ये काफी हद तक इसका माहौल बनाने में एजेंसीज को दुरुपयोग करने में कामयाब हो गए, और मुझे खुशी है कि अंत में सच की विजय। आपको लग रहा है कि लेबोरेटरी बनाने की कोशिश की दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी के इस जद्दोजहद में, ये जो क्रोनोलॉजी है कि दिल्ली को एक लेबोरेटरी बना दिया है भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से ये जो मैसेज पूरे देश में डर भय का, बाकी पार्टियों में भी कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को हम बंद कर सकते हैं, मैसेज तो यही था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैसेज यही था, और उस मैसेज का इन्होंने फायदा भी बहुत उठाया जी। मतलब राजनीतिक दलों के इतने सारे लोगों को तोड़ा सिर्फ ये कह के, देखा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को देख लो, बहुत अकड़ है उनमें, जेल में पड़े हुए हैं जी। या तो अकड़ छोड़ दो या बीजेपी में आ जाओ। इस देश के बहुत सारे लोगों को इन्होंने चंदा देने के लिए मजबूर किया। ईडी का एक टुच्चा सा नोटिस भेज के करोड़ों करोड़ों रुपए के चंदे वसूले इन्होंने, जो भला हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे
जो इन्होंने वो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला सारा एक्सपोज किया, मतलब आप देखिए अखबारों में तो उस दौरान आप सब लोगों ने, मीडिया ने उसको उठाया था। क्रोनोलॉजी देखिए, फलानी डेट को ईडी का नोटिस जाता है, 4 दिन बाद 10 दिन बाद चंदा जमा होता है बीजेपी के खाते में, और उसके बाद ईडी का नोटिस ठंडे दस्ते में चला जाता है। बिल्कुल सही। तो ये धंधा इन्होंने हमको नजीर बना के चलाया कि देखा तुम्हारी क्या औकात है। एक विपक्ष के मुख्यमंत्री को हमने जेल में डाल रखा है, एक विपक्ष के उप मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है, तुम क्या हो, छोटे छोटे बिजनेसमैन, करोड़ों रुपए का चंदा दो नहीं तो जेल में डाल देंगे। अब हम तो राजनीतिक हैं, हम तो सरकत पे कफन बांध के निकले लोग, ठीक है लड़ लेंगे, लेकिन हर एक व्यापारी, हर एक आम आदमी, हर एक ऑफिसर तो नहीं निकलता ना जी। उसको कहीं पर डर लगता है, उसका परिवार उसको समझाता है, आदमी 2 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए का धंधा देना, दूसरी पार्टी में जाना, ये मंजूर कर लेता है। देखिए मनीष जी, जो इनकी जो बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन सब की जो पूरी पॉलिटिक्स का जो लगता है कि क्या इन्होंने, आपको लगता है कि आप लोगों को ब्लैकमेल, कुछ सौदेबाजी ब्लैकमेल की भी कोई ऐसी प्रोसेस हुई कि आप लोग चुप हो जाओ, आप लोग चुनाव मत लड़ो, और आप लोग अगर चुनाव लड़ोगे तो बाकी राज्यों में इन्होंने किया, कई लोगों को घर बिठा देंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या ऐसा हुआ कि आपको राजनीतिक रूप से घर बिठाने के लिए, क्योंकि मतलब सौदेबाजी तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश, प्रेशर जो होता है, प्रेशर में 2 तरह की चीजें होती है कि या तो हम आपको झूठे केस में फंसाएंगे, अगर झूठे केस में अगर बचना चाहते हो तो ये काम कर लो, तो हम आपको नहीं फंसाएंगे, ऐसे इन्होंने किए। क्या आपको लगता है कि ऐसा सौदेबाजी, ब्लैकमेल टैक्टिस भी की इन्होंने कोई किया? हम ये कर रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि सीबीआई के अफसर कह रहे थे कि सड़ा देंगे या डराते थे, तो क्या ये ब्लैकमेल का कोई आपको लगा कि ब्लैकमेल हो रहा है, या पर्दे के पीछे ट्रैक टू हो रहा है? ट्रैक टू जिसको कहते हैं, सीधे ब्लैकमेल ही था जी भाई। देखो ये सब इनफॉर्मल चैनल्स होते हैं जी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि फलाना नेता आया, बीच का ही कोई आदमी होता है जो मुझे भी जानता होता है, उनको भी जानता होता है, वो आके कहता है अभी मैं बात कर रहा हूँ जी, तो पूछेगा कि भाई कितने एमएलए तोड़ लोगे, मैं नहीं टूटूंगा जी, एमएलए को बाद में तोड़ूंगा मैं, ओके, मैं नहीं टूटने वाला अरविंद केजरीवाल से अलग होने के लिए, बाकी एमएलए में कितने देखूं कि कौन टूटे। मतलब आपको जब सरकार में थे तो आपको ऑफर हुई कि आप तोड़ करके बाहर आ जाओ और फिर हम एक सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की, इस तरह की खबरें अखबार में आई, चीजें रही, पर मुझे मतलब हंसी आती थी कि ये किसको तोड़ने चले यार जी, मतलब एक आदमी लड़ने चला है जी और आप उसको तोड़ने चले हो जी। पर मुझे खुशी है कि बहुत मित्रों ने, परिवार के लोगों ने और बहुत अच्छे लोगों ने इस कड़े संघर्ष के वक्त में साथ दिया, और आज इस लड़ाई को हम जीते हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, देश के उन तमाम अफसरों को जो बीजेपी के इशारे पर कलम चलाते हैं और किसी को भी नोटिस थमा के अंदर डाल देते हैं, उनको भी मैसेज गया है कि कानून मोदी जी से ऊपर है, और इन अहंकारी लोगों को भी गया है कि भगवान भी मोदी जी से ऊपर है, भगवान से ऊपर मोदी जी को न समझे। क्या अब आपको लग रहा है कि इस फैसले के बाद देश की राजनीति की दिशा बदलेगी, ऐसा लग रहा है आपको? बहुत सारी चीजों पे देश की राजनीति की दिशा निर्भर रहती है, सिर्फ एक घटना से नहीं होती, लेकिन ये घटना एक मील का पत्थर तो साबित होगी। ओके, हमारे जैसे लोगों में बहुत लोग हैं, हम कोई अकेले नहीं हैं, इस देश में बहुत लोग हैं जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, कुछ करना चाहते हैं देश के लिए। इन्होंने नजीर बनाया था, देश वेश के बारे में मत सोचो, केवल बीजेपी को मजबूत करने के बारे में सोचो। आज उन सब लोगों में हिम्मत आई है कि नहीं आप हौसला रखो, थोड़ा सा टाइम लग जाता है कई बार, लेकिन अंत में न्याय सत्य आपका साथ देता है। इन लोगों के खिलाफ देश में क्या, आखिरी सवाल है, क्या व्यापक विपक्षी एकता पूरे देश में इन लोगों के खिलाफ एक जन आंदोलन जो 74 में हुआ था जेपी के नेतृत्व में, क्या आपको लग रहा है कि इनके जो झूठ है, इनका जो फरेब है, इनकी जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है और चुनाव कैप्चर करना, देश की लोकतंत्र को, संविधान को कैप्चर करना, क्या ऐसी उम्मीद लग रही है आपको कि व्यापक विपक्षी एकता की? मैं देखिए, मैं कोई पॉलिटिक्स में बहुत अनुभवी नहीं हूँ, पर फिर भी मैं अपने पत्रकारिता और पॉलिटिक्स के और सामाजिक जीवन की जो छोटी मोटी समझ है, इसके आधार पर मैं मानता हूं कि एक्चुअली विपक्ष जो है ना, किसी भी सत्ता में बैठी हुई पार्टी का विपक्ष कभी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, 1 या 2 या कोई गठबंधन नहीं होता है। सत्ता में बैठे हुए लोगों का विपक्ष होता है जनता। ये पॉलिटिकल पार्टियां आपस में गठजोड़ करके नरेंद्र मोदी को हराने के लिए इकट्ठी हों, वो एक घटना है, लेकिन असली विपक्ष है कि जिस दिन देश का कॉन्फिडेंस बन गया कि नरेंद्र मोदी गलत कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने स्कूल नहीं बनवाए, नरेंद्र मोदी ने अस्पताल नहीं खुलवाए, नरेंद्र मोदी ने नौकरियों के लिए कुछ नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ किया, नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की फजीयत करा दी।
आज भारत का व्यापारी रो रहा है, उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पिट गया। आज भारत का एक आम नागरिक पासपोर्ट होल्डर रो रहा है, उसके पासपोर्ट की बेइज्जती हो गई है दुनिया भर में। नरेंद्र मोदी ने देश की इज्जत को और देश की अर्थव्यवस्था को जो पलीता लगाया है वो रियलाइज हो गया। विपक्ष पक्ष सब धरे रह जाएंगे, देश का आम देश संविधान से चलता है, पार्टियों से नहीं। पार्टियां मोहरे हैं, मैं इस रूप में देखता ही नहीं। हमारा मकसद है देश को ये रियलाइज कराना कि नरेंद्र मोदी भगवान नहीं है, इनका कहा भगवान का कहा नहीं है, इनका कहा संविधान का कहा नहीं है। ये संविधान बाबा साहब की विजन के हिसाब से चलता है। इन पे यकीन मत करो, ये देश अपने हाथ में आए हुए मौके को ना सिर्फ इन्होंने गंवाया है बल्कि उसका दुरुपयोग किया है। बिल्कुल सही बात है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के लोकप्रिय, देश के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया साहब, आप आज हमारी इस बातचीत में आए, हमारे साथ बातचीत में आए और उन्होंने पूरी बेबाकी से सारे चीज़ों पर अपनी राय रखी और कोर्ट ने, दिल्ली की अदालत ने उनको बाइज्जत बरी करने की तो नौबत ही नहीं आई। उनका ये कहना था अदालत का कि जो केस है ये पूरी तरह झूठा केस है, ये केस चलने के काबिल ही नहीं है, ये केस मुकदमे के काबिल ही नहीं है। और दिल्ली की जो सरकार है, केंद्र सरकार जो है, उस केंद्र सरकार को फटकार लगाई, उनकी जांच एजेंसियों को फटकार लगाई कि किस तरह से एक मैसेज देश में गया कि राजनीतिक दुश्मनी मिटाने के लिए क्या कोई सरकार, क्या कोई सिस्टम इतने नीचे गिर सकता है कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को आप मैदान में नहीं हरा सकते तो आप ब्लैकमेल करके, उनको डरा के, उनको धमका करके और प्रताड़ित करके आप उनका राजनीतिक कैरियर, उनके समाज सेवा करने की जो जज्बा उनमें है उसको खत्म कर देना चाहते हैं। मैं मनीष सिसोदिया साहब का धन्यवाद अदा करता हूं कि वो एक शॉर्ट नोटिस पर आज मेरे साथ बातचीत कर आए। बहुत धन्यवाद।